हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 21 जुलाई और 21 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं सारी ही न्यूज़ का जो भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो आज के एनालिसिस में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में आप मुझसे मेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हम स्टडी करने वाले हैं ज्योग्राफी में स्वेल्टरिंग हीट वेव इन यूरोप। तो एक बहुत ही भयानक सी हीट वेव देखी जा रही है यूरोप में, जिसके कारण वाइल्ड फायर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ड्रॉट्स बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से यूरोप की बहुत बुरी हालत है। तो देखेंगे इसके बारे में। GS2 में देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में व्हाट डज पुतिन वांट फ्रॉम ईरान। तो पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनको ईरान से क्या चाहिए, क्यों वो ईरान के साथ अपनी करीबियां इतनी बढ़ा रहे हैं, क्यों ईरान के साथ इतना एंगेज्ड हैं, समझेंगे इस चीज को। देन देखेंगे इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप के बारे में। एक एडिटोरियल आया है आज, 50 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप को, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर्स मेंस एग्जाम। ओके, यूपीएससी मेंस 2022 के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एडिटोरियल हो जाता है। GS3 में एनवायरमेंट में वी विल बी स्टडिंग अबाउट चीता इन कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो चीता को हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। एंड देन GS4 में हमारे पास एक न्यूज है आज, विच इज जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स गेट टू डॉन द IAS हैट फॉर अ डे। तो बेसिकली हम यहाँ पे एटीट्यूड वाली जो आपकी यूनिट है GS4 में, उससे रिलेटेड एक टॉपिक को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस न्यूज के साथ। तो देखना, बहुत मजा आएगा आपको। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। चीता लाइकली टू अराइव इन कूनो बिफोर 15 अगस्त। तो देखो ये न्यूज क्या है। न्यूज ऐसी है कि यह चीता, ओके, और चीता हमारे देश में हो चुके हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, हमारे देश में चीता हो चुके हैं एक्सटिंक्ट। अब चीता जो होते हैं, इनके दो टाइप के चीता हमको वर्ल्ड में मिलते हैं। एक है अफ्रीकन चीता, ओके, और दूसरा है एशियन चीता। जो इंडिया में हुआ करता था वो उसको एशियन या एशियाटिक चीता कहते हैं। आज की डेट में ये एशियाटिक चीता इंडिया में या कहीं पे भी आसपास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ईरान में आज की डेट में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ये चीता मिलता है, एशियाटिक चीता। अभी अफ्रीकन चीता हमारे पूरे वर्ल्ड में फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो इन अफ्रीकन चीतास को री इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है इन कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो बेसिकली देखो, मैं आपको पहले बेसिक्स समझा देती हूँ, फिर हम आएंगे न्यूज के ऊपर। तो देखो, पहली चीज तो समझो कि री इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी स्पीशीज को आप एक ऐसी नई जगह पे लेकर आओ जिसमें कैपेसिटी है उसको सर्वाइव करवाने की। तो रिलीजिंग एनिमल इन एन एरिया वेर इट इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। अगर मान लो इंडिया में जो हमारा एशियाटिक चीता है एक्सटिंक्ट हो चुका है, और फिर भी इंडिया में ऐसे हैबिटेट्स हैं जहाँ पे अफ्रीकन चीता सर्वाइव कर सकता है, तो अगर आप अफ्रीकन चीता को बाहर से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस कराते हो, देन इट इज नोन एज री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। ओके, तो यहाँ पे दो चीता की बात कर रहे हैं। एक है अफ्रीकन चीता जिसको हम लाने वाले हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एक्विनोनिक्स जुबैटस। ओके, एक्विनोनिक्स जुबैटस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज है। यानी कि चीता की सबसे जो ओल्डेस्ट स्पीशी है उनमें से ये एक है। इसके अलावा ये जो है, इसको मियोसीन एरा से भी आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हो, यानी कि 5 मिलियन ईयर्स पुरानी ये स्पीशी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा ये। और हम कहाँ से इसको इंपोर्ट करें, हम कहाँ से इसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं री इंट्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ, फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ नामीबिया। ओके, प्रोटेक्शन की बात करें कि इनको कैसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो IUCN रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज में प्रोटेक्शन मिलता है। इसी में वल्नरेबल कैटेगरी में इस स्पीशी है जो अफ्रीकन स्पीशी, इसको प्रोटेक्शन मिला है एज अ वल्नरेबल स्पीशी। ओके, इसके बाद साइट्स की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में इसको प्रोटेक्शन मिला है। आगे बात करते हैं एशियाटिक चीता की। तो देखो, एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नाम है एक्विनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस। ओके, अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये अफ्रीकन चीता से छोटे होते हैं, स्लाइटली स्मॉलर होते हैं। एक और चीज का डिफरेंस आप देखोगे इनकी पिक्चर्स में,
जो एशियाटिक चीता है उसमें जो स्पॉट्स या लाइंस हैं वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती जितनी कि अफ्रीकन लेपर्ड में होती है। तो देखो यहाँ पे आप जो ब्लैक लाइन है या ब्लैक स्पॉट्स हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं अफ्रीकन चीता में, एंड अफ्रीकन चीता इज क्वाइट लार्जर स्पीशी ओके देन द एशियाटिक चीता। ऑलराइट, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आज की डेट में एशियाटिक चीता और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ ईरान में मिलता है, और ईरान में भी 100 चीता भी नहीं मिलते प्रॉपरली ओके। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लास्ट ये देखा गया था 1947 में, उसके बाद 1952 में एशियाटिक चीता को इंडिया में एक्सटिंक्ट करार कर दिया गया था, यानी कि अब इंडिया में अब ये बिल्कुल नहीं मिलता, एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से। क्या रीजंस थे? देखो एक तो पोचिंग थी, उसके बाद हंटिंग बहुत हुआ करती थी उस जमाने में, तो इसी के चक्कर में लिपर्ड या चीता जो है इसका यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया। अच्छा याद रखना कि चीता जो है ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में ये आता है ओके। अब आते हैं वापस हम अपनी न्यूज के ऊपर, और न्यूज ये बोलती है कि इंडिया जो है एक स्टेप क्लोजर आ चुका है वर्ल्ड के फास्टेस्ट एनिमल को इंडिया वापस लाने के लिए। तो अभी हमारी यहाँ पे बातचीत चल रही है नामीबिया के साथ। नामीबिया हमको कुछ चीता देने वाला है इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीता जो है इसको हमारे देश में 1952 में एक्सटिंक्ट करार कर दिया गया था, और उसके बाद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से री इंट्रोड्यूस कर सकें। हमने ईरान से मदद मांगी, हमने ईरान को कहा कि देखो आपके यहाँ इतने सारे एशियाटिक चीता हैं, एक दो हमको दे दो। ईरान ने यहाँ पे मना कर दिया, तो अब हम अफ्रीकन चीता की तरफ गए हैं, नामीबिया से हम ये मांग रहे हैं, और 7 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इस पूरे प्रोग्राम को चलते हुए, प्लानिंग को अभी चलते हुए 7 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक हम इसको ला नहीं पाए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जल्दी ही कूनो पालपुर, जो कि मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ग्वालियर चंबल रीजन में पड़ता है, वहां पे ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इसको रीइंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि इसी एरिया में कूनो पालपुर में ही हम गिर फॉरेस्ट के लायंस को भी रीइंट्रोड्यूस करने वाले थे, ठीक है। पहले ये प्रोग्राम चल रहा था कि हमारे जो एशियाटिक लायंस हैं इंडिया में सिर्फ गिर रीजन में मिलते हैं, ठीक है। बीच में क्या हुआ कि बीच में एक यहाँ पे बीमारी आ गई थी कैनाइन डिस्टेम्पर करके ओके, तो ये बीमारी के कारण कई सारे लायंस की डेथ हो गई थी। तो ऐसे में एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था कि अगर हम सारे एशियाटिक लायंस को एक ही जगह पे रखेंगे, मान लो कल को कोई बीमारी आ गई या कल कोई दुर्घटना हो गई, डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, या किसी भी तरह का डिजास्टर आया, तो सारे के सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हो सकती है। इसीलिए बेटर है कि हम इनकी पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करें। तो यहाँ पे एक प्लान रखा गया था कि ये गिर फॉरेस्ट से लायंस को हम लेकर आएंगे, कहाँ पे? श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो पहले ये बात चल रही थी कि गिर फॉरेस्ट के जो लायन है एशियाटिक लायन, उनको हम कूनो पालपुर में रीइंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के गुजरात की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीजें बोली, तो उसके बाद ये प्लान अभी फेल हो गया है, सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जो कूनो पालपुर में चीतास को लाने की बात है वो काफी हद तक सफल होती हुई दिख रही है। कहाँ से ला रहे हैं? याद रखना, नामीबिया से ला रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि अभी जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है उसमें हमने पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, और ये पता लगा है कि आज की डेट में 21 चीतास को यहाँ पे प्रॉपरली पाला पोसा जा सकता है अंडर दिस कूनो पालपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे प्रे डेंसिटी के हिसाब से, पूरे हैबिटेट के डिस्टेंस के हिसाब से, कितना बड़ा हैबिटेट है उसके हिसाब से, कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से 21 जो चीता है अभी उनको रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओवर द टाइम ये जो कैपेसिटी है इसको बढ़ा के 36 भी किया जा सकता है, यानी कि इस फॉरेस्ट में 36 चीतास को रखा जा सकता है ओके। तो ये था पूरा न्यूज, और इसको लेकर अभी प्रयास जो है, जो गवर्नमेंट के साइड से एफर्ट्स हैं वो सारे शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे गांव वालों की, लोकल लोगों की मदद ले रही है, NGOs की मदद ले रही है, गवर्नमेंट एनवायरमेंटलिस्ट की मदद ले रही है। यहाँ पे एक मैस्कॉट भी बनाया गया है जिसका नाम है चिंटू चीता ओके, चिंटू चीता नाम का एक मैस्कॉट बनाया गया है, और ये मैस्कॉट बेसिकली क्या करेगा? अवेयरनेस फैलाएगा लोकल जनता में कि देखो ये प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है ओके। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, जो कि है व्हाट डज पुतिन वांट फ्रॉम ईरान। पुतिन को एग्जैक्टली ईरान से चाहिए क्या? तो अभी देखो देखने को क्या मिल रहा है कि यूक्रेन वॉर चल रही है, और यूक्रेन वॉर के दौरान ही पहली ट्रिप जो रशिया के प्रेसिडेंट की कहीं बाहर हुई है वो हुई है यहाँ पे ईरान में। ईरान के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। तो ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है इनके बीच में, ये जानना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, तो ये समझ में आएगा आपको कि आज की डेट में ये 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। ईरान है, रशिया है, चाइना है और USA है।
यूएसए के साथ में आसपास का यूरोप भी मिला हुआ है, ठीक है, और जो ये पूरा मिला के नेटो बनाते हैं वो पूरा इसमें मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यूएसए के पंगे चल रहे हैं रशिया के साथ, ठीक है। रशिया के साथ कैसे पंगे चल रहे हैं कि काटसा एक्ट लगा दिया गया है रशिया के ऊपर, ठीक है। यूएसए और नाटो ने बोला है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, और बेसिकली यूएसए का जो नाटो है यही जड़ है यूक्रेन रशिया वॉर की, है ना। तो इसीलिए रशिया और यूएसए की नहीं बनती, यूएसए ने भर 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 कर सैंक्शन यहाँ पे लगाए हुए हैं, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। वैसे ही यूएसए की चाइना से भी नहीं बनती बिकॉज ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे रशिया के साथ ना बनने का रीजन था जियो पॉलिटिक्स, ओके, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि जो रशिया के आसपास की कंट्रीज है, यूक्रेन है, वो रशिया के साइड इंक्लाइन हो जाए, और सेम रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन यूएस की साइड इंक्लाइन हो जाए, इसीलिए आपस में जियो पॉलिटिक्स का पूरा संघर्ष है। लेकिन यूएसए और चाइना के बीच में इशू क्या है, इट इज अबाउट द जियो इकोनॉमिक्स, की कौन ऊपर जाएगा इकोनॉमिकली, ओके। तो इसके कारण दोनों के बीच में टसल चलती रहती है, और साथ में ईरान और यूएसए के भी आपस में कुछ ज्यादा नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, मैंने कई बार बताया, बिकॉज ऑफ अ स्टॉल्ड एग्रीमेंट विच इज नोन एज JCPOA, एंड दिस इज नोन एज जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बेसिकली क्या है, ये ईरान न्यूक्लियर डील है। ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए यूनिलैटरली बाहर आ गया था, जिसके बाद से यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो कुल मिलाकर रशिया, ईरान और चाइना तीनों बड़े परेशान हैं यूएसए से। अब आपको पता होगा, दुश्मन का दुश्मन इज इक्वल टू योर दोस्त, ठीक है। तो अब ईरान का भी दुश्मन यूएसए है, रशिया का भी दुश्मन यूएसए है, चाइना का भी दुश्मन यूएसए। तो आपस में इन तीनों कंट्रीज ने गठजोड़ कर दिया है, और आपस में दोस्ती बढ़ाने की आपस में कोशिशें इनकी चल रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस भी किया था कि ईरान जो है वो SCO को ज्वाइन करना जा रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना जा रहा है, और इसे फुल मेंबरशिप देने को जा रहे हैं चाइना और रशिया। तो चाइना और रशिया की डोमिनेंस है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और ईरान इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान चाहता है कि यूएसए के जो प्रतिद्वंदी हैं, यूएसए के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, रशिया है, चाइना है, ये सब मिलके, तीनों मिलके अपने आप में एक पावरफुल पावर बन जाए, एक पोटेंशियल पावर बन जाए, जिससे फिर यूएसए से इनको खतरा आगे ना हो। तो कुल मिलाकर ये सारे जो यूएसए के दुश्मन हैं वो सब मिल गए हैं साथ में, और ये आपस में कोऑपरेशन के थ्रू इस पूरे प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं, ओके। तो देखो इस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज को लेकर ईरान और रशिया साथ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ यह है कि रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन के ऊपर, उसको भी ईरान कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। ईरान बोलता है कि भैया देखो, हम तो वॉर के साथ बिल्कुल खड़े नहीं होते, लेकिन रशिया आपने जो किया ना एकदम सही किया, क्योंकि अगर आप अटैक नहीं करते तो सामने वाला आप पे अटैक कर देता, तो आपने बिल्कुल सही किया। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे चल रही है। ईरान और रशिया के बीच में काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रही है, और आज की नहीं पुरानी रही है। सीरिया में भी सेम है, सीरिया में सिविल वॉर था, सिविल वॉर से निपटने के लिए सीरिया के जो लीडर्स हैं उनकी मदद करी ईरान ने और रशिया ने, ठीक है। तो सीरिया भी अब साथ में आ गया है, ओके। तो कुल मिला के अभी देखने को ये मिल रहा है कि जो ईरान है और रशिया है ये साथ में आते हुए दिख रहे हैं, ओके, आफ्टर द स्टॉल्ड ईरान न्यूक्लियर डील, ओके। अब देखो यहाँ पे 2021 में ईरान ने चाइना के साथ 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन करी थी। ऐसा ही सेम ईरान ने रशिया के साथ किया था 10 इयर्स के लिए, और अभी इसको एक्सपांड करने के लिए ईरान सोच रहा है फॉर मोर 20 इयर्स, ओके। तो यहाँ पे दोनों जो है, रशिया को भी ईरान की जरूरत है, ईरान को भी रशिया की जरूरत है। रशिया को और ईरान को यहाँ पे एक दूसरे की जरूरत क्यों है, यूएसए से निपटने के लिए, यूएसए के सैंक्शन से निपटने के लिए, यूरोप के सैंक्शन से निपटने के लिए। लेकिन क्या सब कुछ कोऑपरेशन बेस्ड है? नहीं, कहीं कहीं पे कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन किन चीजों में, रशिया भी यहाँ पे गैस का सप्लाई करता है, फ्यूल का सप्लाई करता है, सेम ईरान भी यहाँ पे सेम फ्यूल और गैस का सप्लाई करता है। रशिया और ईरान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे तो इनके बीच में कंपटीशन भी है जियो इकोनॉमिक्स को लेकर, लेकिन यहाँ पे बात इसीलिए चल रही है, रशिया और ईरान की जो बातें चल रही है वो यहाँ पे मेनली है इन सैंक्शन से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो अभी देखना ये होगा कि जो SCO में भी शामिल होने का ईरान बोल रहा है, किस हद तक ये आगे जा पाता है, और क्या चाइना और रशिया इसके फोर फ्रंट पे आके मदद करती हैं ईरान की या नहीं करती हैं, ये देखना होगा, ओके। तो ये बेसिकली छोटा सा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप। देखो हो क्या रहा है, ये आज के द हिंदू पेपर में न्यूज थी, पेज नंबर 8 पे आपको दिखेगी, द स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप। हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था हमारे डेली न्यूज एनालिसिस में कि यूरोप में हीट वेव्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा
प्रकोप है, यहाँ पे हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं और साथ में इसके चक्कर में हो रही हैं वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट में फायर्स लग रही हैं। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे लग रहे हैं ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट आने लगे हैं, अकाल होने लगा है, सूखा होने लगा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। तो ये हीट वेव्स को यहाँ पे हीट एकोपेलिक आई एम सॉरी हीट एपोकेलिप्स कहा जा रहा है। ओके, तो ये हीट एपोकेलिप्स क्या है, हीट के कारण, हीट वेव के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो एपोकेलिप्स आ रहा है, यानी कि दुनिया खत्म होती सी दिख रही है, प्रलय जैसा एक सिचुएशन आ गई है, इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो समझते हैं कि ये पूरा आर्टिकल क्या है और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इसमें समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, तो ये देखो इस तरह की सिचुएशन आपको आज की डेट में यूरोप में देखने को मिल रही है। यूएस हो या यूके हो, सभी जगह पे ये वाइल्ड फायर्स, बेसिकली यूरोप में तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स है, यूएस में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आज की टाइम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सब दिखाता है क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ हमें इशारा कर रहा है, क्लाइमेट इमरजेंसी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है इसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो देखो ये कहाँ पे हो रहा है, यूरोप में इस तरह के समर्स आए हुए हैं आज के टाइम पे और देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। यूके में रिसेंटली 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो गया है, ठीक है। स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल में आप देखोगे 42 टू 46 डिग्री टेम्परेचर्स चल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हीट वेव की प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर्स की प्रॉब्लम है, इसे एक हीट एपोकेलिप्स के हिसाब से ही माना जा रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोकेशंस देखते हैं। तो लोकेशन में आप देखोगे ये फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गया, ये पोर्तुगल है, ठीक है, यहाँ पे ये यूके है, इस साइड पे यूएस है। तो अटलांटिक के आसपास वाला जो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास वाला जो रीजन है, वहां पे मेनली ये हीट वेव्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक्सट्रीम हीट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस जो हैं, इसके कारण आप देखोगे 19,000 हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है फ्रांस में। तो फ्रांस में लगभग 19,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट खत्म हो चुका है। पोर्तुगल में भी आप देखोगे 250 ब्लेसेस लग चुकी हैं, यानी कि 250 बार आग लग चुकी है और इसके चक्कर में कई सारे लोगों की, लगभग 650 लोगों की जान चली जा चुकी है बिकॉज ऑफ द हीट इलनेस इन लास्ट 1 वीक। ओके, इसके साथ देखोगे स्पेन में भी सेम हुआ है। स्पेन में 14,000 हेक्टेयर लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, 360 डेथ से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। इटली में भी सेम चीज़ चल रही है, ठीक है। इटली में लगभग 200 दिनों से, 200 डेज से यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई है, तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन बन रही है। अटलांटिक के आसपास सभी जगह ऐसी सिचुएशन है। 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास का यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है और लगभग 69 मिलियन लोगों को यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है अकेला अमेरिका में ये हीट वेव और टेम्परेचर। ओके, तो ये तो हमने बात करी इस लोकेशन की। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है, इस एक्सट्रीम हीट वेव का रीजन क्या है। पहला रीजन और फोरमोस्ट रीजन जो बताया जा रहा है दैट इज क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज के कारण इस तरह की सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है और ये क्लाइमेट चेंज ही है जिसके कारण 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ओके, तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के हिसाब से देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है और अगर जितना जितना 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस जैसा टेम्परेचर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी बढ़ती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा पिछले टाइम से अभी तक में, उतना टेम्परेचर राइज की जो सिचुएशन है वो उतनी फ्रीक्वेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि डिविएशन भी बहुत है। जैसे सिर्फ यहाँ पे यूरोप की या यूएसए की बात नहीं कर रहे, अंटार्कटिका और आर्कटिक्स में भी यहाँ पे इसी तरह का टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है। अंटार्कटिका में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से राइज देखने को मिला टेम्परेचर में। आर्कटिक्स में यानी कि नॉर्थ पोल में 3 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे टेम्परेचर राइज देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है इसके पीछे एक बड़ा कारण है हीट वेव्स। हीट वेव्स के कारण बन रहे हैं हीट डोम्स और हीट डोम्स का एक बड़ा कारण है यहाँ पे स्प्लिट ऑफ जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होती है, देखो आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ पे कई सारी तरह की विंड्स चलती है, आपको पता है ये ईस्टर्लीज चलती है इस तरह से, ठीक है, ये ईस्टर्लीज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से वेस्टर्लीज चलती है। ओके, ये सब होता है। फिर यहाँ पे ऊपर वापस से यहाँ पे ईस्टर्लीज चलती है, ये सारी यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती है। लेकिन इसके साथ ही ट्रॉपिक्स में या जो हमारे ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, जो नॉर्दर्न वाला रीजन है और जो सदर्न वाला रीजन है, इन दोनों रीजन में इस तरह से वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है उसमें आप देखोगे जेट स्ट्रीम्स चलती है। और ये कहाँ चलती है, ये अपर ट्रोपोस्फियर में चलती है, ये लैंड पे सरफेस पे नहीं चलती है, अपर ट्रोपोस्फियर में इस तरह की आपको यहाँ पे
विंड्स देखने को मिलेगी अपर ट्रोपोस्फेयर में। इसको बोलते हैं नैरो बैंड ऑफ वेस्टर्ली एयर करंट सर्कुलेटिंग सेवरल किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, और इसको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम जब स्ट्रांग होती है ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही जेट स्ट्रीम वीक होने लगती है वैसे ही प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, और यही देखने को मिल रहा है अभी भी, ये स्प्लिट देखने को मिल रहा है इस जेट स्ट्रीम में। ओके, तो देखो हुआ क्या है, ये एक हीट डोम सा बन गया है। हीट डोम कैसे बन गया है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये ऐसा एक रीजन होता है जहाँ पे हॉट ओशन एयर जैसी एक एयर होती है, बहुत गर्म सी एयर, ये ट्रैप हो जाती है। तो समर्स में क्या होता है, जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जैसे जनरली क्या होता है, जेट स्ट्रीम इस तरह की चलती होती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समर्स में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सन ऊपर आता है इसीलिए जेट स्ट्रीम भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है। जब समर्स में जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है उस टाइम पे हॉट एयर जो होती है वो भी अपवर्ड एक्सपांड करती है, ठीक है। एक्सपांड करने के कारण क्या होता है, हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक रीजन बन जाता है। देखो यहाँ पे ये हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक रीजन बन गया, और इस हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक रीजन के साथ यहाँ पे ला नीना जैसी सिचुएशन हो जाती हैं, और इसी के कारण यहाँ पे ये जो पूरी हीट है, देखो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ से स्प्लिट होती है, फिर वापस से इस रीजन से जाके वापस से नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रैप हो जाता है, हॉट जो वेव्स है, हॉट एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, और हॉट एयर यहाँ से अटेम्प्ट करती है एस्केप होने का, पर हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। यहाँ पे इतना हाई प्रेशर होता है कि ये एस्केप नहीं होने देता इन हॉट विंड्स को, ओके। और इसीलिए ये जो एयर है ये सिंक होती जाती है नीचे की तरफ, दबाव महसूस करती, कंप्रेस होती है, और एक डोम सा बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे विंड्स जो है वो हॉट एयर के साथ मूव करती हैं वैसे वैसे हीट वेव्स बनती जाती हैं। तो टेम्परेचर फोरकास्ट से आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये जितना टेम्परेचर ज्यादा बन रहा है ना, वहां पे उतना ज्यादा जो एरिया है वो डार्क होता जा रहा है, डार्क स्पॉट बनता जा रहा है। तो हीट डोम क्या करती है कि यहाँ पे कोई क्लाउड्स को आने नहीं देती, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होने देती, सन की हीट को ट्रैप करती जाती है, मतलब इनकमिंग वेव्स लेती जाती है और आउटगोइंग वेव्स को जाने नहीं देती, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे लॉक होगा, हीट उतनी लॉक होगी और ट्रैप होते हुए हीट डोम बन जाएगा, ओके। तो ये था हमारा हीट डोम वाली चीज। अब देखो, हाउ विल एक्सट्रीम हीट इम्पैक्ट यूरोप एंड यूएस ओवर द लॉन्ग टर्म। तो देखो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूरोप में स्पेशली ज्यादा बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोकें, लेकिन यूएस के अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ओके। और ये देखा जा रहा है कि यूएस वालों को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि यूएस के मेजोरिटी घरों में एसी है, एयर कंडीशनर है, लेकिन यूके में सभी के पास एसी नहीं है, इसीलिए यूके वाले जो लोग हैं, यूरोप वाले जो लोग हैं, उनको ये हीट वेव सबसे ज्यादा फील हो रही हैं। अब ऐसे में यूरोप दोहरा तरीके से फंस गया है, दो तरफ से फंस गया है। कैसे, यूरोप जो है एक तरफ से तो ये हीट वेव्स देख रहा है जहां पे एसी वगैरह की जरूरत है, तो फ्यूल वगैरह की जरूरत है, लेकिन दूसरी साइड से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में जो फ्यूल है वो महंगा हो गया, और रशिया से जो चीप गैस आया करती थी वो भी नहीं आ रही है। तो जब सबसे ज्यादा जरूरत है यूरोप को यहाँ पे फ्यूल की, गैस की, तभी यहाँ पे यूरोप के पास फ्यूल और गैस नहीं है। तो बहुत गलत टाइम पे बहुत गलत चीज में फंस गया है यूरोप, ओके। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ वाइल्ड फायर्स के बल्कि ड्रॉट के भी, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं उग पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हो रही है इसके कारण सॉइल मॉइस्चर भी कम हो रहा है, रिवर्स ड्राई अप हो रही हैं, ओके, और एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर कुछ भी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। तो आज की सिचुएशन ऐसी है कि यूरोप जो है बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा, ओके। अब आगे बात करते हैं, तो अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे यूरोप जो है अभी टॉरिड समर्स को फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीट वेव कंडीशन अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अभी कंटिन्यू होंगी, और यहाँ पे हीट अलर्ट्स भी जारी हो रहे हैं, हेल्थ एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, टेम्परेचर अभी और बढ़ेंगे, यूएस में भी टेम्परेचर अभी बढ़ेंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कंजप्शन लेकिन ये कंट्रीज कम नहीं कर रही, स्पेशली यूएस। यूएस जो है ना रिकॉग्नाइज कर रही है क्लाइमेट चेंज को, ना ही अपना फॉसिल फ्यूल कंजप्शन कम कर रही है। जबकि यूरोप के साइड पे, यूरोप के एफर्ट्स में ये देखा जा रहा है, एक चीज ये रिकॉग्नाइज की जा रही है कि यूरोप में स्पेशली क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, और फ्यूल का कंजप्शन कम करने की यहाँ पे कोशिशें हो रही है, कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिशें हो रही है। अल्टीमेटली यूएन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम साथ में आए, कोलैबोरेट करें और हम क्लाइमेट चेंज को रोकें, तब तो हम कलेक्टिव एक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो हम ये नहीं करते तो हम कलेक्टिव सुसाइड की तरफ पक्की तरह से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो या तो कोलैबोरेट करो और क्लाइमेट चेंज को रोको, या फिर कुछ मत करो और यहाँ पे कलेक्टिव सुसाइड का हिस्सा बन जाओ, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग हीट वेव्स इन यूरोप। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है हमारा जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स टू गेट टू डॉन द आईएएस हैट फॉर अ डे। तो बेसिकली देखो ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता है कि तुम टेररिस्ट बन जाओ, तुम ये कर लो वो कर लो, तो टेररिज्म की तरफ उनको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में ही बच्चों को इस तरफ से बचाने के लिए और इनकी एनर्जी को सही जगह हार्नेस करने के लिए, इनके एटीट्यूड में बेसिकली चेंज लाने के लिए एक एफर्ट किया गया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। यहाँ पे सभी बच्चों को डिप्टी कमिश्नर बनाया जा रहा है फॉर अ डे, ठीक है। 10-10 मिनट के लिए डिप्टी कमिश्नर बनाया जा रहा है। 40 बच्चों ने अभी तक इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और उनको जन सुनवाई में उनके सामने लोग आते हैं, पिटिशनर्स आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और ये लोग अपना सॉल्यूशन दे रहे थे, ठीक है। तो एक तरह से क्या करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे परसुएशन की कोशिश की गई है। एटीट्यूड बेसिकली समझो क्या होता है। एथिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका परसेप्शन क्या है, आपका व्यू क्या है किसी चीज को लेकर। व्हाट इज योर परसेप्शन और योर व्यू अबाउट एनीथिंग, ओके, और अबाउट एनी पर्सन। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेडिकलाइजेशन हो रहा था, बच्चों को टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा था और इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सब और एक्सटर्नल यहाँ पे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बच्चों को पुश किया जा रहा था या पुल किया जा रहा था टूवर्ड्स टेररिज्म और इसी को रोकने के लिए, इनका बच्चों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए टूवर्ड्स द गवर्नेंस, टूवर्ड्स द सोसाइटी, इसीलिए यहाँ पे परसुएशन किया जा रहा है। बेसिकली बच्चों को ये कन्विंस किया जा रहा है कि देखो आपका जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो परसुएशन बेसिकली क्या है, ये एक मेथड है जिसमें आप किसी के एटीट्यूड को या तो बदल सकते हो या तो किसी के एटीट्यूड को स्ट्रेंथन करते हो। तो यहाँ पे व्हेन इट इज अ मेथड ऑफ चेंजिंग पर्सन्स कॉग्निशन, फीलिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड्स टूवर्ड अ ऑब्जेक्ट और एन इशू और अ पर्सन थ्रू सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करके, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके आप बच्चों के एटीट्यूड को बदल रहे हो टूवर्ड्स गवर्नेंस, ओके। और बच्चों को भी मजा आ रहा है कि अच्छा देखो आगे जाके हम भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, हम भी आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं और हम जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट और इंडिया एज अ कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको एग्जांपल्स इकट्ठे करने हैं फॉर एथिक्स, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि एडिटोरियल है आज का, इंडिया वियतनाम टाइज को लेकर। तो बेसिकली देखो यहाँ पे 50 साल हो गए हैं इंडिया और वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर, ओके। और ये जो फ्रेंडशिप है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब कुछ चीजें आपको समझनी है इंडिया और वियतनाम के बीच में। पहली चीज जो है वो ये है कि चाइना फैक्टर है दोनों के बीच में। मतलब इसका यह है कि इंडिया के साथ भी चाइना के इश्यूज चलते हैं, वियतनाम के साथ भी चाइना के इश्यूज हैं। तो लैंड डिस्प्यूट्स दोनों को लेकर यहाँ पे चाइना के हैं विथ इंडिया एज वेल एज विथ वियतनाम। और हमने अभी देखा कि जब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, यानी कि अगर हमारे किसी के साथ प्रॉब्लम है और सामने वाले के भी सेम पर्सन के साथ प्रॉब्लम है, सेम कंट्री के साथ प्रॉब्लम है, तो वो हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है। इसीलिए पहला पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन इज रिगार्डिंग चाइना, जहाँ पे चाइना से दोनों परेशान है, इंडिया भी और वियतनाम भी। दूसरी चीज है मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पे बात हुई है। इंडिया में देखो, इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पैसिफिक ओशन की, ठीक है, इंडियन ओशन की। तो इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है साउथ चाइना सी, और इस साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर्स लगती है वियतनाम की। इसीलिए इंडिया जो है साउथ चाइना सी में भी अपनी प्रेजेंस बना सकता है विद द हेल्प ऑफ वियतनाम। तीसरी चीज इस एडिटोरियल में बताई गई है, एशियान के साथ हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। एशियान के साथ यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके साथ अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। हमने लुक ईस्ट पॉलिसी पहले निकाली थी, अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ काम कर रहे हैं और इसके थ्रू हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो हमारे कई सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, इंडियन पैसिफिक ओशन रीजन हो गया। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया और वियतनाम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंडिया और वियतनाम के रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो अभी देखो इंडिया जो है ये समझ रहा है कि मैरीटाइम रूट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंडिया का लगभग 90% जो ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम वो सी रूट से होता है। इसीलिए इंडिया मैरीटाइम रूट को अब ज्यादा प्रेफर कर रहा है और इसी में मैरीटाइम नेबर्स के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में एक मैरीटाइम नेबर हमारा वियतनाम भी है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के थ्रू हम जुड़े हुए हैं इंडिया और वियतनाम आपस में, और चाइना के साथ दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो क्योंकि चाइना के साथ दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हैं,
इसीलिए भी इंडिया और वियतनाम की अच्छे यहाँ पे रिलेशनशिप होंगे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे चाइना से परेशान है, तो दोनों इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हम और ज़्यादा एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ स्ट्रैटेजिक कंसर्न भी हैं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, ओपन एंड सिक्योर सी लाइन्स हो गई, इन सबको लेकर भी हमारे कंसर्न है जो सेम कंसर्न है। इसीलिए हम यहाँ पे साथ में आ सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से अफेक्ट ना होना, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को कम करना, ये भी हमारा एक कंसर्न है। इसको भी हम यहाँ पे साथ में टैकल कर सकते हैं। उसके बाद वियतनाम जो है उसको भी इंडिया की ज़रूरत है ऑटोनॉमी के लिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ यहाँ पे लोन वगैरह चाहिए वियतनाम को डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें इंडिया मदद कर सकता है वियतनाम की। दूसरी चीज़ ये साउथ चाइना सी का मैंने आपको बताया, चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी को, ओके। और ऐसे में आपको समझना ये है कि जैसे मेडिटेरेनियन ओशन है ना, मेडिटेरेनियन सी है, सॉरी, पूरे एरिया में, अटलांटिक के एरिया में मेडिटेरेनियन सी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही साउथ चाइना सी है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में। इसीलिए इंडिया चाहता है अपनी प्रेजेंस को साउथ चाइना सी तक बढ़ाना। अब इसमें कुछ और भी रीजन हैं जिसके कारण इंडिया और वियतनाम साथ में आ सकते हैं। जैसे पहला रीजन तो है चाइना को काउंटर करना, ठीक है। दूसरा रीजन यहाँ पे है कि साउथ चाइना सी में हमारी साथ में प्रेजेंस हो सकती है। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंडिया और वियतनाम के बीच में पोटेंशियल डेवलपमेंट्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, जैसे कि इंडियन ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैरीटाइम डोमेन में, ट्रेड वगैरह में इंडिया और वियतनाम साथ में आ सकते हैं। चौथी चीज ये कि इंडियन नेवी को मदद मिल सकती है, जैसे कि मान लो हमारे देश से हमारी बोट निकलती है या शिप निकलती है, उसको फ्यूल वगैरह भरना है, तो यहाँ पे वियतनाम से मदद मिल सकती है। तो इंडियन नेवी को भी मदद मिल सकती है नेवल पार्टनरशिप के थ्रू, ओके। तो ये सब हो सकता है, और इससे क्या होगा कि हमारा 55% ट्रेड जो इंडो पैसिफिक से होते जाता है, यहाँ पे वियतनाम की प्रेजेंस से हमारी सिक्योरिटी हो जाएगी इंश्योर, ओके। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीजों की और भी बात की गई है, जैसे इंडो पैसिफिक की बात की गई है, वियतनाम का जो स्टैंड है साउथ चाइना सी के ऊपर उसकी बात की गई है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2007 में हमने एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी। 2000 पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई 2007 में, फिर 2016 में हमने इसको बढ़ावा दिया, और आज की डेट में हमने एक जॉइंट विजन साइन किया है, जॉइंट विजन फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। ये हमने साइन किया है वियतनाम के साथ 2022 में, जिसमें हमने $100 मिलियन का यहाँ पे डिफेंस में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वियतनाम को। आगे $500 मिलियन का भी दे सकते हैं। वियतनाम हमसे कई सारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो कुल मिला के आप देखोगे कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन दोनों के बीच में बहुत है। इसके साथ हम कई सारे इनिशिएटिव्स में साथ में हैं, जैसे कि मेकोंग गंगा हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, बिम्स्टेक हो गया, साथ में एशियान प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एशियान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो गई, इन सभी में हम साथ में आते हैं। तो अभी देखोगे आप, तो अभी हमारे पास बहुत स्कोप है, जैसे हम एकेडमिक्स में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कल्चरल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम कनेक्टिविटी में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोस्टल इंजीनियरिंग में, ब्लू इकोनॉमी में, मैरीटाइम हैबिटेट कंजर्वेशन में, इन सभी एरियाज में अभी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वी हैव अ वास्ट स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन इवन टुडे। तो इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप इसीलिए हो जाते हैं आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया हो। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना ज़रूर, इसको कमेंट करना, और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं सोच रही थी 2 तरह के वीडियोस लाने का, मुझे स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही थी। इसमें अभी क्या करते हैं, हम द हिंदू का एक साथ एनालिसिस लाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ प्रीलिम्स बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन सबको कवर करें। और दूसरे में हम द हिंदू के एडिटोरियल्स को अलग से यहाँ पे कवर करें दूसरे वीडियो में। तो ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल न्यूज़ है जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आएगी, उसको हम यहाँ पे सुबह कवर कर लेंगे वीडियो के थ्रू, और शाम को एक एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो लेकर आए आपके लिए। आप बताना कि आपको क्या ये वाला तरीका जो चल रहा है वो सही लग रहा है, या फिर ये नया तरीका हमको अपनाना चाहिए। आप लोग मुझे बताना इन द कॉमेंट सेक्शन। रेस्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।